लेकिन फाइनली इसका अंत किस प्रकार से होता है? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन। चीजों के साथ और क्या हो रहा है तो देखिए 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर इन्वेड कर दिया, उस पर हमला कर दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर केटवल। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया में दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। एक तरफ जहां पर यूएसए कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, वही दूसरी तरफ यूएसएसआर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को फॉलो करता है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, तो आप पहले उस चैप्टर को देख लिए क्योंकि उस चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन ये चैप्टर है, राइट। सो उसके बाद क्या होता है कि दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, दोनों कंट्री की, और दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, राइट, उसको प्रोपगेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। इसलिए एक तरफ जहाँ पे यूएसएसआर वॉर्सो पैक्ट बनाता है 1955 में, दूसरी तरफ जो यूएसए है वो नाटो, सीटो, सेंटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाता है मिलिट्री कॉपरेशन के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को बेसिकली प्रोपगेट करने के लिए। ये कोल्ड वॉर का दौर चलता है करीब 1945 से। लेकिन फाइनली इसका अंत किस प्रकार से होता है? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से। यूएसएसआर एक ह्यूज नेशन, ह्यूज कंट्री, ह्यूज यूनियन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि उसका जो लैंड एरिया है ना, वो प्लूटो, एक जमाने में प्लैनेट हुआ करता था ना, उसके लैंड एरिया से भी ज्यादा इसका लैंड एरिया है, तो वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों में पड़ जाता है। यहाँ पर इस तस्वीर से आप इस चीज को समझ सकते हो। यहाँ पे जो कार्टून दिखाया गया है तो उसमें यही चीज बताया गया है कि किस प्रकार से यूएसएसआर डूब जाता है। ये बात है 1991 की। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से रशियन एम्पायर, यूएसएसआर बनता है और उसके बाद कोल्ड वॉर का दौर चलता है। अलग अलग जो उसमें लीडर्स आते हैं वो किस प्रकार से अपनी पॉलिसी को रखते हैं, एंड फाइनली उन पॉलिसी का परिणाम ये होता है कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हम लोग इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे कि कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या होते हैं, आगे क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उन सब विषयों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर का जैसे हेडिंग है ना, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो बाइपोलैरिटी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैग्नेट होते हैं ना, तो उसमें दो पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टाइप ऑफ। तो मतलब क्या, बाइपोलैरिटी एक ऐसा डिवीजन ऑफ पावर है जिसमें केवल केवल दो स्टेट, राइट। बाइपोलैरिटी मतलब, बाई मतलब क्या होता है? दो, ठीक है, बी आई, बाई मतलब टू। मतलब दो स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास एनॉर्मस ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है एंड कल्चर डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, राइट। मतलब वर्ल्ड स्टेज में केवल दो पावर एग्जिस्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं है, उनके आसपास भी कोई नहीं है। ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर ये दोनों कंट्रीज पोजेस करते हैं। तो इस डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग क्या कहते हैं? बाइपोलैरिटी। अगर अगर एक ही कंट्री होता तो उसको यूनिपोलैरिटी कहेंगे, राइट, यूनिपोलर वर्ल्ड कहेंगे। तो लाइकवाइज यहाँ पर क्या स्थिति था? बाइपोलैरिटी का, एक ऐसा डिवीजन ऑफ पावर जब दो स्टेट्स के पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो एंड कल्चर डोमिनेंस हो ओवर द वर्ल्ड, तो उस स्थिति को हम लोग बाइपोलैरिटी कहते हैं। और वो दो पावर कौन है? आपने ठीक समझा, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट। तो ये स्थिति था, ये स्थिति कब से कब तक? तो करीब 1945 से ये 1991 तक चलता है, राइट। इसका परिणाम क्या होता है या इसका अंत कैसे होता है, तो आप यहां से इसको समझ सकते हो। यूएसए एंड यूएसएसआर टकराते हैं और फाइनली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यूएसए ही एक हेजेमन के तौर पे दुनिया में आता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और उसके बाद केवल केवल यूएसए बचता है। तो हम लोग चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये यूएसएसआर बना कैसे, रशियन एम्पायर जो कोलैप्स कैसे करता है, तो इन सब विषयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत सिस्टम के बारे में। देखिए, आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है। बेसिकली 1917 में दो रिवॉल्यूशन होते हैं, एक फरवरी में होता है। फरवरी में जो रिवॉल्यूशन होता है ना, वो वहाँ के मोनार्की के अगेंस्ट में होता है। वहाँ पे जार होते हैं, जार मतलब किंग, ठीक है, किंग को वहाँ पर जार कहा जाता है। वहाँ पे कौन थे? जार निकोलस सेकंड का रूल चल रहा था। मतलब वहां पे कौन किंग थे? निकोलस सेकंड, राइट, उनका रूल था। तो वो काफी अनपॉपुलर हो गए थे, मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों को मैं आपको बता देता हूँ। एक कारण तो यही था कि अथॉरिटेरियन रूलर थे, मतलब उनके पावर पे कोई चेक रखने वाला नहीं था, कोई उनकी जो मर्जी होती वो ये करते, राइट। फिर दूसरा कारण ये था कि वहां पर जो महंगाई है वो काफी बढ़ गई थी, लोगों को ब्रेड अवेलेबल नहीं होता था, खाने को कुछ अवेलेबल नहीं होता था। कुछ और कारण ये है कि आपको पता होगा
कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। शुरू में तो रशिया में लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, लोगों ने आर्मी ज्वाइन करा और वो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, रशिया का काफी नुकसान होने लगा, लाइक उसमें जो यूथ थे वो मरने लगे, राइट। और राजा का जो पॉपुलैरिटी है वो इससे काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे लड़ाई करना, लोग चाहते थे कि रशिया इससे विड्रॉ कर ले, वॉर से निकल जाए। लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं था और लोगों में अनपॉपुलैरिटी बढ़ गई। इवन की एक स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी था। स्क्रॉच अर्थ मतलब कि आप जमीन को, मतलब जो खेत हैं, एग्रीकल्चर, सब जो प्रोडक्ट्स उगे हुए हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन सबको हटा दो, राइट। जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फसल है, उनको आप तबाह कर दो, जो बिल्डिंग्स है उनको तबाह कर दो। क्यों? ताकि दुश्मन उसके पीछे ना छुप सके। तो इस क्रॉच अर्थ पॉलिसी जैसे ऐसे कई सारी चीजें थी जिसके कारण से आप कह सकते हो कि किंग की अनपॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, राइट। और ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है फरवरी में, राइट। और इस फरवरी रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि वहां पर किंग का रूल खत्म हो जाता है, जार निकोलस टू को हटा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे जो जो ड्यूमा है, ड्यूमा मतलब वहां के पार्लियामेंट को हम लोग ड्यूमा कहते हैं, उसके पास पावर आ जाता है, ठीक है। फिर उसमें दो फैक्शंस होते हैं, उसमें जो आरएसडीपी होता है, मतलब रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी होता है, उसमें दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होते हैं मेंसेविक्स के और एक ग्रुप होता है बोल्शेविक्स का, ठीक है। और बोल्शेविक्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको हेड कर रहे थे लेनिन, ठीक। मेंसेविक्स लोग पावर में आ जाते हैं और मेंसेविक्स लोग मतलब फरवरी में रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, उसके बाद ड्यूमा आया, ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट आया और उसमें कौन पावर में आ गए, तो मेंसेविक्स लोग। ये कैसी गवर्नमेंट थी, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, राइट। प्रोविजनल प्रोविजनल गवर्नमेंट होने का मतलब ये हो गया कि ये लोग टेम्पररी लेवल पे गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ ना। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो गया 1951-52 में, जब तक इलेक्शन नहीं हो गया तब तक क्या, तो तब तक प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे फंक्शन करी। तो लाइक वाइज रशिया में भी मोनार्कल सिस्टम खत्म हो गया है, राजा का जो शासन है वो खत्म हो गया। तो अभी क्या, अभी तो इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया गया, तो अभी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दिया गया जिसको मेंसेविक्स लोग उसमें थे, राइट। लेकिन बोल्शेविक्स को ये पसंद नहीं आया और बोल्शेविक्स को ने क्या किया, अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन किया, राइट। इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अक्टूबर में वापस से रिवॉल्यूशन होता है और उसमें बोल्शेविक्स ने मेंसेविक्स को हटा दिया और खुद पावर अपने हाथों में ले लिया। बेसिकली बोल्शेविक्स को लीड कर रहे थे लेनिन, और लेनिन का मानना ये था कि मेंसेविक्स लोग का जो ये गवर्नमेंट है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये केवल जो एलीट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बोर्जुइस हैं, उनके लिए केवल काम कर रहे हैं। जो बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए, लेनिन की जो आइडियोलॉजी है ना, उसको समझना जरूरी है, इससे आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। लेनिन की जो आइडियोलॉजी है ना, वो मार्क्स की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। मार्क्स क्या कहते थे, कार्ल मार्क्स का ये आइडियोलॉजी है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। उनकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो दुनिया है ना, उसमें दो क्लास होते हैं, ठीक है। क्लास डिवीजन दो पार्ट में होता है। एक होते हैं जो बुर्जुआ वर्ड होते हैं और एक प्रोलेटारिएट वर्ड होते हैं। बुर्जुआ वर्ड कौन होते हैं, बुर्जुआ जो क्लास है ना वो कौन होते हैं, ठीक है। वो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल क्लास होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। और दूसरे प्रोलेटारिएट क्लास, जिसमें वर्कर, पीजेंट मतलब गरीब लोग। एक तरफ अमीर लोग बुर्जुआ और दूसरी तरफ गरीब लोग प्रोलेटारिएट। ये मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। मार्क्स ये कहते थे कि जो प्रोलेटारिएट है ना, उनको रिवोल्ट करना चाहिए और बुर्जुआ वर्ग को हटा देना चाहिए, उनसे पावर छीन लेना चाहिए। तो लेनिन की भी आइडियोलॉजी कुछ इसी प्रकार से होगी ना। लेनिन मार्क्स के फॉलोअर थे, मार्क्स की आइडियोलॉजी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो मेंसेविक्स हैं, मेंसेविक्स का जो यहाँ पे रूल चल रहा है, इसमें बुर्जुआ वर्ग जो है ना, बुर्जुआ मतलब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटलिस्ट, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका ज्यादा डोमिनेंस है। तो इनके हाथों में सत्ता नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वैसे कुछ गड़बड़ी भी कर रहे थे मेंसेविक लोग ना इलेक्शन करवा रहे थे, ना वॉर से उन्होंने विड्रॉ किया। तो लेनिन ने क्या किया, एक रिवोल्ट करा, राइट। बोल्शेविक्स लोगों ने रिवोल्ट करा, जिसको हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर कई जगह पे इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो मतलब 1917 में ही रशिया में दो रिवॉल्यूशन हुए, एक फरवरी महीने में और एक अक्टूबर महीने में, जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद लेनिन पावर में आ जाते हैं। लेनिन के पावर में आने का मतलब ये हुआ कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म पावर में आ चुका है।
ठीक है? हालाँकि सोशलिज़्म के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चैप्टर में आगे बात करेंगे, सोशलिज़्म एंड कम्युनिज़्म क्या होता है, कैपिटलिज़्म से किस प्रकार से अलग है। हम लोग उन सब विषयों के बारे में आगे बात करेंगे। बट यहाँ पर ये समझिए कि लेनिन के हाथों में पावर आ चुकी है, बोल्शेविक्स लोग जो हैं उनके हाथों में पावर आ चुकी है और वो किसके लिए काम करेंगे? वो प्रोलेटारिएट क्लास के लिए काम करेंगे। प्रोलेटारिएट क्लास मतलब क्या हो गया? गरीब लोग, पीजेंट्स लोग, वर्कर्स लोग, उनके लिए काम करेंगे। ठीक है? उनके हितों के लिए बात करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ, 2 रिवॉल्यूशन फरवरी में और उसके बाद अक्टूबर में रिवॉल्यूशन, अक्टूबर में लेनिन पावर में आ गए, बोल्शेविक्स पावर में आ गए। राइट। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जो आस-पास के कंट्रीज़ थे, उनको लगा कि नहीं, अगर रशिया में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आ जाएगा, तो फिर हमारे कैपिटलिज्म को नुकसान है ना। अगर मान लो कि पड़ोस के घर में या पड़ोस में ही किसी ने कहीं पे रिवोल्ट हो गया है, तो हमें लगेगा कि हमारे घर तक भी वो रिवोल्ट पहुँच सकता है। अगर पड़ोस में आग लगी है, तो हमारे यहाँ तक भी आग पहुँच सकता है। तो जो आस-पास के कंट्रीज़ थे, जो कि कैपिटलिज्म को फ़ॉलो करते थे, उनको ये लगा कि अगर ये कम्युनिज्म अगर रशिया में आ गया, तो फिर हमारे देश के कैपिटलिज्म को खतरा है। क्योंकि ऐसा होगा तो फिर हमारे देश में भी लोग जो पीजेंट्स और वर्कर्स हैं वो रिवोल्ट कर देंगे। वो कहेंगे देखो यूएसएसआर में कितना अच्छा रिवोल्ट हुआ, लोगों ने रिवोल्ट करा और वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया। तो इससे इंस्पायर्ड होके हो सकता है कि उन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में भी वर्कर्स और पीजेंट्स लोग रिवोल्ट कर दें और सत्ता उनके हाथ से छीन ले। तो आसपास के जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उनको ये डर लगा और उसने क्या किया कि ये बोल्शेविक पार्टी को वहां से हटाने की कोशिश करा। तो एक तरह से सिविल वॉर चलता है। ठीक है, 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद करीब सिविल वॉर चलता है, करीब 3-4 सालों तक चलता है और फाइनली क्या होता है कि उसमें जो रेड आर्मी है, रेड आर्मी मतलब बोल्शेविक की आर्मी को बोला जाता है रेड आर्मी। ठीक है, और दूसरी तरफ थे व्हाइट आर्मी एंड ग्रीन आर्मी। वो ऐसे ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक पावर में आए। ठीक है, समझिए आप चीजों को। बोल्शेविक्स को रेड आर्मी कहा जाता है, बोल्शेविक की जो आर्मी थी उसको रेड आर्मी कहा जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट आर्मी और ग्रीन आर्मी, ये वैसे लोग थे जो कि कम्युनिस्ट नहीं चाहते थे। कम्युनिस्ट जो डोमिनेंस है वो नहीं चाहते, नॉन कम्युनिस्ट लोग है या फिर कैपिटलिस्ट लोग है या फिर वो ये चाहते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम वापस लौट आए। तो कुछ ऐसी ही चीजें थी। तो रेड आर्मी इसमें जीतती है, सिविल वॉर में काफी सारे लोग मारे जाते हैं, काफी लंबे सालों तक, 3-4 सालों तक चलता है और फाइनली क्या होता है कि 1922 में आसपास के कई सारे जो रिपब्लिक्स थे वो इसके साथ यूनाइट हो जाते हैं। ना केवल आप देखोगे कि रशिया तो था ही। ठीक है, रशिया तो अब रशियन एम्पायर तो खत्म ही हो गया, बट रशिया तो है। रशिया के साथ साथ और भी जैसे बेलोरशियंस हैं, यूक्रेनियन हैं, ट्रांसकॉसियंस हैं, वो सारे लोग इसके साथ मिल जाते हैं और फाइनली 1922 में यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन बहुत आसान है समझना। 1917 में 2 रिवॉल्यूशन होते हैं। एक फरवरी में रिवॉल्यूशन होता है जिसमें वहाँ के ज़ार को हटा दिया जाता है। वहाँ पे ज़ार निकोलस सेकंड जो था उसको हटा दिया जाता है। फिर मेंशेविक्स के पास पावर आ जाते हैं। मेंशेविक्स कह सकते हो आप एक पार्टी है। ठीक है, आप ये समझ लो कि एक पार्टी। हालाँकि मेंशेविक्स और बोल्शेविक एक ही पार्टी से निकले हुए 2 फैक्शंस हैं, 2 ग्रुप हैं। बट मेंशेविक्स को आप एक पार्टी समझ लो। तो वो लोग पावर में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बोल्शेविक्स को ये पसंद नहीं आता है। बोल्शेविक का लीडर कौन है? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है लेनिन। हालाँकि लेनिन के बारे में आगे हम लोग और बात करेंगे। लेनिन के पास लेनिन इसको लीड करे बोल्शेविक्स पार्टी को और उन्होंने फिर एक रिवोल्ट करा अक्टूबर में और मेंशेविक्स को यहाँ से हटा दिया। हालाँकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो कंट्री के अंदर में ही या फिर आस-पास के कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब बोल्शेविक्स पावर में नहीं आने चाहिए। तो फिर ये सिविल वॉर का दौर चलता है। 1922 में आस-पास के बहुत सारे जो आर्मी रिपब्लिक्स थे वो रशिया को जॉइन कर लेते हैं। रेड आर्मी इसमें जीत जाती है। ठीक है? इस सिविल वॉर में बेसिकली वही विक्टोरियस मतलब लास्ट में वही जीतते हैं। एंड उसके बाद आसपास के रिपब्लिक जैसे मैंने बताया यूक्रेन, बेलोरसियंस, ट्रांसकॉस्केसियन, ये सारे लोग यूनाइट होके एक यूनियन बनाते हैं जिसका नाम रखा इन्होंने यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब हो गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, मतलब ये यूनियन है कैसे कैसे रिपब्लिक का जो जहां पर सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे सोवियट्स का ये यूनियन है यहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1922 में। ठीक है, क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। राइट। अब देखिए यहाँ पर ये मैप है। यहाँ पर रशिया तो है ही। ठीक है, रशियन एम्पायर था ही।
साथ ही साथ और भी कंट्री इसके साथ जुड़ते चले गए, ठीक है। तो ये करीब करीब अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा एरिया आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें आप देखोगे तो 15 कंट्रीज, 15 आपको रिपब्लिक्स दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा 15 रिपब्लिक्स। एक तो सबसे बड़ा इसमें रशिया तो है ही, साथ ही साथ इधर आप देखोगे तो बाल्टिक नेशन भी है, एस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया, फिर यहाँ पे बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डेवा, राइट, या मोल्देवा भी इसको कहते हैं, फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर आप देखोगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया के कंट्री है। ये कैसा हो गया, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान और किर्गिस्तान, राइट। अब देखोगे ये बहुत पास में, इसके नीचे में चाइना है यहाँ पर, और उसके नीचे फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहीं पर इंडिया है। तो ये 15 रिपब्लिक्स का एक यूनियन बन गया। कब बना ये, 1922 में, ठीक है। यहाँ पर आप इस तस्वीर से भी देख सकते हो उन सारे 15 रिपब्लिक्स का नाम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोवियत सिस्टम कैसा था, फीचर्स क्या है इस यूनियन की, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब हम लोग बात करेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बारे में। रशियन एम्पायर, ठीक है, वो कोलैप्स हो गया 1917 में ही, फिर बोल्शेविक्स के पास पावर आ चुका और उन्होंने आसपास के रिपब्लिक्स को अपने साथ मिला लिया और वो लोग एक यूनियन में आ गए। उसका नाम रखा गया यूएसएसआर। तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो यूएसएसआर की बात करेंगे हम, राइट। तो फीचर्स के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो किस चीज से इंस्पायर्ड था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से। किस चीज से इंस्पायर्ड था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से। एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पर इक्वालिटी हो, जहां पर अमीर और गरीब के बीच में भेद ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी, या लास्ट जो कोल्ड वॉर एरा चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब यहाँ पे बात होगी केवल केवल मनी मेकिंग की, ठीक है। यहां पर बात होगी किस चीज की, प्रॉफिट मेकिंग की, प्रॉफिट मेकिंग की। वहीं दूसरी तरफ सोशलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जहां पर इक्वालिटी की बात होती है, जहां पर सोशल वेलफेयर की बात होती है। ये दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें ये बात करी जाती है कि जो रिसोर्सेज होंगे ना, जैसे लैंड है या फिर अदर रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको ओन कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइवेट लोग इसको ओन करेंगे। मेन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में। और आप सोचो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगर हाथों में रहेगा, अगर हमारे पास अगर फैक्ट्री है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास कोयला के खदान है, आयरन माइंस है, तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हम ओनर है ना, तो हम किसके लिए काम करेंगे, हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए केवल काम करेंगे। हम यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग की बात करेंगे, हम यहाँ ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सोशलिज्म इसका ठीक उलट है। वो ये कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, चाहे वो कैपिटल हो, पैसे हो, लैंड हो, ये सारी चीजें हो, वो किसके हाथों में रहेगी, वो पब्लिक के हाथों में रहेगी। पब्लिक के हाथों में रहने का मतलब गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी, और गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किस मकसद से, सोशल वेलफेयर। यहाँ पर देखो कैपिटलिज्म का मकसद क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। सोशलिज्म का मकसद क्या है, सोशल वेलफेयर। स्टेट का रहेगा सारे रिसोर्सेज, जैसे लैंड है ना, तो वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा खेत नहीं है, मेरी जमीन नहीं है, मेरा मकान नहीं है, मेरे रिसोर्सेज नहीं है, ये स्टेट का है, सारा सारा कुछ गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसकी जितनी जरूरत होगी, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी, उस हिसाब से उसको दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। कैपिटलिज्म आप जानते हो कि ये यूएसए वाला जो सिस्टम था वो वाला चीज है, और सोशलिज्म मतलब यूएसआर उस समय में, ठीक है। यूएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसएसआर में कौन सी आइडियोलॉजी के लिए काम हो रहा था, सोशलिज्म लाने के लिए। व्लादिमीर लेनिन ने जो रिवोल्ट करा मार्क्स की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होके, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होके, तो वो क्या लाने के लिए कोशिश करा, उन्होंने सोशलिज्म लाने की कोशिश करा, राइट। अब देखिए क्या दिक्कत होती है कैपिटलिज्म में, ठीक है। कैपिटलिज्म में दिक्कत ये है कि ये यहाँ पर केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के लिए जब काम किया जाएगा तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होगा, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है। वर्कर्स से ज्यादा घंटे काम करवाए जाएंगे, क्यों, ताकि जो मालिक है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है कैपिटलिज्म में। बट सोशलिज्म में इक्वालिटी की बात होती है, ये सभी लोग यहाँ पर काम करेंगे और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सब लोग काम करेंगे, कोई यहाँ पर इंडिविजुअल ओनर नहीं है। यहाँ पर क्या होगी बात, बेसिकली देखो आप चीजों को ध्यान से समझो।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल मालिक है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो कि 5 मजदूर काम कर रहे हैं, 5 मजदूर काम कर रहे हैं और एक फैक्ट्री का ओनर है यहाँ पे, ठीक है, एक फैक्ट्री का ओनर है। अब देखो, काम यहाँ पे 5 मजदूर कर रहे हैं और ये जो मालिक है ना, वो एसी कैबिन में मस्त बैठा हुआ है, लेकिन जो फायदा होगा ना, वो इस मालिक को मिलेगा जिसने कंट्रीब्यूट भी नहीं करा, जिसने उसमें वहां पर लेबर भी अपना नहीं करा, लेकिन फिर भी उसको पैसे मिलेंगे, उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। बल्कि ये लेबर लोग होंगे ना, इनका एक्सप्लॉइटेशन होगा यहाँ पर। भाई सोशलिज्म क्या बात करता है कि अगर मान लो एक फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री किसका होगा, ये गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग काम करेंगे ना, वो उनकी जितनी जरूरत होगी या जितना कैपेबिलिटी होगा, उस हिसाब से उनको इसका शेयर मिल जाएगा। या फिर अगर लैंड का एग्जांपल दूं, तो अगर लैंड है तो उसमें अगर एग्रीकल्चर करना होगा तो सारे लोग मिल के करेंगे, ठीक है। अगर सोशलिज्म है तो वहां पर सारे लोग मिलकर करेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से वहां से अनाज ले लेंगे, राइट। ये चीजें होती है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। कैपिटलिज्म जो है ना, कैपिटलिज्म बेसिकली लिबरलिज्म का भी एक आप कह सकते हो इसी का एक बड़ा रूप है। लिबरलिज्म वाली चीजें यहाँ पर फॉलो होती है। लिबरलिज्म मतलब यहाँ पे फ्रीडम होता है, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्री होते हैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए, ठीक है। मतलब उनको अगर जमीन खरीदनी है वो खरीद सकते हैं, रिसोर्सेज निकालने निकाल सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है वो कर सकते हैं, ये सारी चीज। गवर्नमेंट का काम यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट केवल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उनका ज्यादा इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, राइट। ये चीजें होंगी। बट सोशलिज्म में क्या होगा, सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किसको कितना मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए, किसको इतना रिसोर्स मिलना चाहिए, किसको कितना वेल्थ मिलना चाहिए, ये सारी चीजें होती। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में सारी चीजें रहती है और सोशलिज्म में गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीजें रहते हैं। हालांकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान। तो ये सारी चीजें, ये फंडामेंटल डिफरेंस है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। तो ये जो रशियन रिवॉल्यूशन था, बेसिकली हम लोग बात करें अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो लेनिन ने करा था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में, तो किस आइडिया से किया गया था, सोशलिज्म लाने के लिए और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत 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 अमीर होते चले जाए और कुछ लोग गरीब होते चले जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास वेल्थ एक्युमुलेट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल बहुत मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे मुंबई में, तो मुंबई में मुकेश अंबानी, आप जानते हो कि इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा या महंगा घर है, ठीक है, इंटीलिया। वही मुंबई में ही वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है ना, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया और बाकी लोग बिना पैसे के भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इगैलिटेरियन सोसाइटी बननी चाहिए, सबके पास कुछ ना कुछ उनकी जो जरूरत है उनको पूरा किया जाना चाहिए एंड इक्वालिटी लाई जानी चाहिए, ठीक है। और दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि इस प्रकार का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, ये आप ध्यान से समझो। क्योंकि जो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो केवल किताबों में थी, राइट। अभी तक कार्ल मार्क्स ने जो एक तरह से आप कह सकते हो थ्योरी दिया था, उसको प्रैक्टिकल में पहली बार यूएसएसआर ने उसको इम्प्लीमेंट किया। यूएसएसआर उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा था कि सोशलिज्म हम लाएंगे, हम कैसा कंट्री बनाएंगे, सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। कैपिटलिस्ट कंट्री बहुत थे, राइट। उससे पहले कैपिटलिज्म ही आइडियोलॉजी थी और कैपिटलिज्म में ही जो इतना एक्सप्लॉइटेशन देखा ना, इसी कारण से कार्ल मार्क्स ने बोला कि नहीं, इसके जगह पे एक दूसरे टाइप का सिस्टम होना चाहिए, सोशलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने केवल किताबों में या फिलॉसफी के तौर पे, थ्योरी के तौर पे इस चीज को लिखा था, बट उसको पहली बार दुनिया में उसको मूर्त रूप दिया जा रहा था, बेसिकली उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा रहा था। तो ये फीचर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी। तो इकोनॉमी कहाँ पे होगी, तो सारा सारा स्टेट का कंट्रोल होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया सोशलिज्म में क्या होगा, स्टेट का कंट्रोल रहेगा। सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, जमीन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस है, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चाहे वो पिन कितना बनेगा, कार कितना बनेगा, ट्रक कितने बनेंगे, सारा कुछ किसके कंट्रोल में होगा, स्टेट के कंट्रोल में। स्टेट में के कंट्रोल में होने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा इकोनॉमी पूरी तरह से, ये चीजें। फिर आप देखोगे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, यूएसएसआर में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, तो पूरा ही पूरा सेंट्रलाइज था कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी है, वही याद करिए, मैंने आपको बॉल्शेविक पार्टी के बारे में बताया था ना, उसी ने अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया था। तो वो वही पार्टी है, लेनिन के द्वारा लीड किया जा रहा पार्टी। तो सारा और सारा कुछ क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के ही आसपास होगा। मतलब कोई भी अदर पार्टी यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। हालांकि ये काफी पुरानी बात हो गई ना, तो आप इस चीज को ठीक ढंग से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। आपने चाइना के बारे में सुना होगा, तो वहां पे भी ऐसे ही है। चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी जो है वहां पर, वो अकेली पार्टी है। वहां पे दूसरे अपोजिशन पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता है। तो टाइप ऑफ ऐसा ही सिस्टम था
यूएसएसआर में ही। ये सारा कुछ किसके हाथों में होगा? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में, और किसी भी अदर पार्टी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी। तो आपको लग रहा होगा ना कि ये डेमोक्रेसी की हत्या करी जा रही है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिस्टम था। वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल केवल सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करेगी और सारे इंस्टीट्यूशन पूरे देश पे कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी का रहेगा। ठीक है, कोई और दूसरी पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। और इस वर्ल्ड को कहा गया सेकेंड वर्ल्ड, या इसको सोवियत ब्लॉक भी कहा जाता है। तो देखिए, ये तो आपने समझा यूएसएसआर के बारे में, लेकिन आप देखो कि यूएसएसआर तो था ही, बट उसने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ने के बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ कुछ जो फासिस्ट फोर्सेस थे उससे कुछ कंट्रीज को आजाद करवाया। ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ फासिस्ट फोर्सेस कौन से थे, तो ये हिटलर है। यहाँ पर आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो वो हिटलर है, वो जर्मनी के थे। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हो वो मुसोलिनी है, जो कि इटली के थे। तो ये सब फासिस्ट फोर्सेज है। फासिस्ट फोर्सेज बेसिकली उस आइडिया से ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, फासिज्म की आइडियोलॉजी से। देखिए फासिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। फासिज्म या नाजिज्म, नाजिज्म वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है हिटलर के लिए, हालांकि बात वो भी फासिस्ट ही है। फासिज्म मतलब क्या होता है? फासिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे अथॉरिटेरियन रूल होता है, डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, जैसे आप देखो कि इटली है या जर्मनी है, वहां पे डिक्टेटरशिप होगा। एक आदमी के हाथों में या कुछ आदमी के हाथों में ही सत्ता रहेगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। आप अगर देखोगे तो जर्मनी में ये ऐसी प्रकार का सिस्टम हुआ ना, वहां पे एंटीसेमिटिज्म हुआ। एंटीसेमिटिज्म मतलब जूइस की हत्या करी गई, बड़े लेवल पे हत्या करी गई। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इन सब विषयों के बारे में कि जूइस को लेबर कैंप में भेजा जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था, उनको गैस चेंबर में डाल के उनको मारा जाता था। लाखों लाखों की संख्या में, इवन मिलियंस की संख्या में जो इसको मारा गया। और कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा इटली में भी। इटली में मुसोलिनी का जब रूल रहा तो अथॉरिटेरियन रूल, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, अपना ही रूल चलेगा, माई वे और हाईवे वाली चीज होगी कि मेरा ही सारा रूल चलेगा, मेरे पास सारे पावर रहेंगे। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, अपोजिशन पार्टी नाम का कोई चीज रहेगा। आप इवन की वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज भी नहीं उठा सकते हो। ठीक है, वहां पर सेंसरशिप रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी। तो ये फोर्सेस ने एलाइड भी बना लिया था। इन लोगों ने अपना अपना एक कह सकते हो अलायंस बना लिया था। तो ये जर्मनी को आप देख रहे हो, इधर जर्मनी है, ठीक है, हिटलर है, इधर इटली है। तो इन लोगों ने अपना अलायंस भी बना रखा था, और ये लोग एक्सिस पावर के तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें आप देखोगे जापान भी शामिल हुआ था, हालांकि जापान को फासिस्ट फोर्स तो नहीं कहेंगे, बट ये फासिस्ट फोर्सेस थे। कौन? हिटलर और मुसोलिनी, जो कि जर्मनी और इटली के थे रिस्पेक्टिवली। तो एक्सेस पावर थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, एक तरफ 1939 से जब 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो एक तरफ एक्सेस पावर है। एक्सेस पावर में यही जर्मनी और इटली के लोग, जापान के भी थे लोग। फिर एलाइड पावर्स में आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था ना कि यूएसए, यूएसएसआर, राइट, फिर यूके, फ्रांस, ऐसे कंट्रीज इसमें शामिल थे। तो क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है ना, और सेंट्रल यूरोप के कंट्री, याद रखिएगा, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज, उनको सोवियत आर्मी ने लिबरेट करवाया, बेसिकली जीते। इवन की हिटलर ने ट्राई किया था सोवियत यूनियन को ही उस पर अटैक करके। हालांकि जर्मनी अपने जमाने में बहुत बड़ा पावर बन चुका था हिटलर के अंदर में, जापान भी काफी बड़ा पावर हुआ करता था, राइट। लेकिन उसके बेचारे दुर्भाग्य कि जब उसने रशिया पे अटैक करा, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि सोवियत यूनियन पे अटैक करा, तो काफी अंदर तक घुस भी गया था। लेकिन फिर वहां पे ठंड पड़ने लगी, सोवियत यूनियन में और रशिया में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। तो फिर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बेचारा आगे बढ़ नहीं पाया। तो उसके बाद यूएसएसआर ने उसको खदेड़ा और इवन की जर्मनी तक उसको लेके आ गए। तो फिर यहाँ पे जो जो एरिया देख रहे हो ना, ये सब पे सोवियत आर्मी का कब्जा हो गया। तो पर्टिकुलरली आप देखोगे कि जो सेंट्रल यूरोप और जो ईस्टर्न यूरोप है, ये पूरा यूरोप का पार्ट है ना, ये सब यूरोप है। ठीक है, ये सब ऊपर वाले सारी कंट्री यूरोप। तो इन यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट है और सेंट्रल पार्ट है, तो इसमें आप देखोगे कि सोवियत आर्मी का ही डोमिनेंस था। सोवियत आर्मी ने जर्मनी और इटली से इन सब देशों को बचाया था। यहाँ पर पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, ये सारा हिटलर ने अपने कब्जे में ले लिया था, या फिर इटली ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो सोवियत आर्मी ने इन सब कंट्रीज को बचाया था या उसको फ्री करवाया था इन फासिस्ट फोर्सेस से। फासिज्म आपने समझ लिया होगा। फासिज्म मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम, कि मतलब वहां पे उन्हीं का शासन रहेगा, कोई अपोजिशन अलाउड नहीं रहेगा, कोई आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हो। ऐसी बहुत ब्रुटैलिटी वाला सिस्टम आप कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम। ठीक, तो ये चीज है। तो इन सब देशों को आजाद करवाया, और बाद में 1955 में, आपको लास्ट चैप्टर में याद होगा मैंने बताया था, वॉर्सो पैक्ट था, उसको साइन करवाया गया। ठीक है, तो सोवियत यूनियन तो ये है ही, ध्यान से आप चीजों को समझो। सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज हैं इसमें। सोवियत यूनियन में कितने कंट्रीज हैं?
15 कंट्रीज है, आप काउंट करोगे तो देखोगे रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। 15 कंट्रीज है। इसके अलावा ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो तो इसे लाइट कलर में आपको दिख रहे होंगे, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज भी ना वार्सो पैक्ट को इन्होंने साइन कर लिया। वार्सो पैक्ट साइन करने का ये मतलब हो गया कि ये सोवियत यूनियन के तो पार्ट नहीं है, ध्यान समझो। सोवियत यूनियन, ये डार्क कलर में जो मैप में आपको कंट्रीज दिख रहे हैं वो है सोवियत यूनियन। लेकिन ये जो लाइट कलर में जो कंट्रीज दिख रहे हैं ना, इन्होंने सोवियत यूनियन के कैंप को ज्वाइन कर लिया, सोवियत यूनियन को ज्वाइन नहीं किया। इन लोगों ने बेसिकली इस टीम को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो सोवियत यूनियन नहीं है, वो अपने अलग अलग कंट्रीज है। पोलैंड अपना अलग कंट्री है, चेकोस्लोवाकिया अपना कंट्री है, हंगरी अपनी कंट्री है। लेकिन उसने सोवियत यूनियन के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया। जैसे यूएसएसआर, जैसे यूएसए ने नाटो, सीटो, सेंटो बनाए थे ना, वैसे ही सोवियत यूनियन ने 1955 में वार्सो पैक्ट बनाया और इन कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, अलग अलग रिपब्लिक्स है, लेकिन ये सोवियत यूनियन के पार्ट नहीं है। इसको कहा जाता है सैटेलाइट कंट्रीज। अगर मैं सैटेलाइट कंट्रीज के बारे में बोलूं या कोई आपको बोले तो आप कहिएगा सैटेलाइट कंट्रीज कौन कौन थे यूएसएसआर के। तो आप जो ये सब देख रहे हो, ये सारी कंट्रीज लाइट में, ये सारे सैटेलाइट कंट्रीज हैं। और ये जो 15 कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, वो सोवियत यूनियन है। यहाँ पर ये पूरा जो डार्क कलर देख रहे हो ये यूएसएसआर है, ये सोवियत यूनियन है, ये सोवियत यूनियन है। और जो ये लाइट कलर में देख रहे हो ये यूएसएसआर के सैटेलाइट कंट्रीज हैं, ठीक है, यूएसएसआर के दोस्त हैं वो, बेसिकली कह सकते हो। हालांकि बेसिकली होता क्या था कि सोवियत यूनियन का ही डोमिनेट चलता था। पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ईस्ट जर्मनी, इन सब देशों पे यूएसएसआर का ही डोमिनेट चलता था। क्योंकि एक तरह से कह सकते हो इतना बड़ा पावर है, आप उसके क्वाम को ज्वाइन कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आप चलोगे ना। तो इन कंट्रीज में उन्हीं के हिसाब से रूल चलता था, सिस्टम चलता था, राइट। कोई अगर आवाज उठाने की कोशिश करे तो सोवियत यूनियन उसको क्रश भी कर दिया करता था। हालांकि आपको बताऊं कि युगोस्लाविया भी और इवन अल्बेनिया में, युगोस्लाविया में 1948 तक ये वार्सो मतलब कह सकते हो कि सोवियत यूनियन का ही एक पार्ट था, या उसके सैटेलाइट कंट्री के रूप में काम कर रहा था। तो अल्बेनिया में 1960s तक सोवियत यूनियन के सैटेलाइट कंट्री के रूप में भी काम कर रहा था। लेकिन ये लोग अलग हो जाते हैं बेसिकली कुछ डिफरेंसेस होने के बाद। और इवन की युगोस्लाविया जो है ना, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट रूल चल रहा था, लेकिन उसके कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गया और इसके कारण से क्या होता है कि ये फिर सोवियत यूनियन के सैटेलाइट कंट्री के रूप में काम नहीं करता है और इसने फिर एनएएम बनाया, ठीक है। आपको पता होगा कि तीतो यहाँ के थे रूलर, राइट, या आप कह सकते हो हेड, है ना। एनएएम के बारे में आपको पता होगा कि इंडिया, यहाँ पे युगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड सो ऑन, अलग अलग कंट्रीज, 5 कंट्रीज ने मिल के बनाया था। तो युगोस्लाविया भी एक सैटेलाइट कंट्री के रूप में काम कर रहा था 1948 तक और अल्बेनिया 1960 तक। तो फिर से एक बार समझ लीजिए चीज़ों को। ये जो ऊपर में 15 कंट्री देख रहे हो जो डार्क कलर में है वो यूएसएसआर है, और ये जो लाइट कलर में देख रहे हो ये यूएसएसआर के सैटेलाइट कंट्रीज हैं। यूएसएसआर के एक तरह से कह सकते हो उन्हीं की छत्र छाया में, लेकिन ये अलग कंट्रीज के तौर पर है। अब हम लोग बात करते हैं क्या फायदे हैं या क्या अच्छी चीजें थी, या मेरिट आप कह सकते हो या प्रोज कह सकते हो सोवियत सिस्टम की अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं कि सोवियत सिस्टम में क्या क्या अच्छी चीजें हो रही थी। तो देखिए, यूएसआर एक बहुत बड़ा पावर बन चुका था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। बेसिकली दो ही पावर तो दुनिया में बचे रह गए थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर एक बहुत बड़ा पावर बन के इमर्ज हो चुका था, सुपर पावर आप कह सकते हो। और पूरी दुनिया में केवल केवल यूएस से ही कम इसके पावर थे, मतलब इसकी जो इकोनॉमी थी वो दुनिया में केवल यूएसए से कम थी, बाकी दुनिया में सबसे बड़ी थी। मतलब आप कह सकते हो कि सेकंड लेवल पे इसकी सबसे अच्छी इकोनॉमी थी या सबसे बेहतर इकोनॉमी थी, ठीक है। पहली चीज, यूएसएसआर बहुत बड़ा पावर बन चुका था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। दूसरी चीज कि यूएसए के बाद ये सेकंड नंबर पे था सबसे अच्छी इकोनॉमी या सबसे अच्छी स्थिति में, ये चीज है। इसके पास बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जोड़ी भी है ना, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है तो उसको पूरा रूल करना है, पूरा उसको एक जगह पे रखना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो काफी अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क था, एनर्जी रिसोर्सेज इसके पास सब कुछ था। इसके पास ऑयल भी अवेलेबल था, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सब बहुत बढ़िया स्थिति में था। ये सब बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो रही थी, ठीक है। फिर आप देखोगे इसका अपना डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री था। डोमेस्टिक कंज्यूमर मतलब इसको दूसरे देश पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये पिन से लेके कार तक, पिन से लेके कार तक सब कुछ अपने देश के अंदर में ही प्रोड्यूस कर लेता था, सोवियत यूनियन के अंदर में ही सब कुछ प्रोड्यूस कर लेता था। मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री थी या डोमेस्टिक कंज्यूमर जो इंडस्ट्री थे वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट थी, आत्मनिर्भर थी, ठीक है। यूएसआर उस जमाने में ही आत्मनिर्भर हुआ करता था, उसको दूसरे देश पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड केयर ये बहुत सब्सिडाइज अमाउंट में होता है। सब्सिडाइज मतलब बहुत सस्ते दामों पे होता है। जैसे आप देखते होगे ना, अभी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना
बिल आता होगा या कितने ज़्यादा पैसे लगते होंगे। वहीं सरकारी अस्पतालों में बहुत कम दामों पे इलाज हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है ना। यूएसएसआर सोशलिज्म वाला देश, तो सब कुछ स्टेट के अंदर में है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत सस्ते दामों पे अवेलेबल थी। लोगों को से शिक्षा मुहैया कराई जाती थी फ्री में या बहुत कम दामों पे। चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, सब कुछ यहाँ पर बहुत कम दामों पे या फिर फ्री अवेलेबल होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। बेरोजगारी जैसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं थी। सरकार सबको रोजगार दे दिया करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आप समझते हो कि ये तो एक यूटोपिया है, ये तो एक ड्रीम लैंड है, कितना अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया तो है, क्या ही दिक्कत है? लेकिन दिक्कतें भी थी। सोवियत सिस्टम के साथ दिक्कत ये था कि यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, अथॉरिटेरियन हो गया था। ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या होता है? आपने ये वर्ड सुना होगा, ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक। जो जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इंडिया में अगर बात करोगे तो जैसे होते हैं ना आईएएस आईपीएस, जो टिपिकल आप कहते हो बाबू लोग जो होते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में आते हैं। तो क्योंकि रशिया, आप सोचो, आप सोवियत यूनियन में कौन है? स्टेट के पास ही सब कुछ है, स्टेट के पास ही सारे पावर है। तो जब आपके पास पावर रहेंगे तो उसके हाईली चांसेस हैं कि आप पावर को अब्यूज करोगे। ठीक है? उस पावर को अब्यूज करने का मतलब ये होगा कि आप करप्शन में लिप्त हो जाओगे, आप खुद के केवल ही काम करोगे, आप लोगों के लिए काम नहीं करोगे। ऐसा ही होता है ना। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, टाइप ऑफ चीज सिस्टम है कि करप्शन है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज पाने के लिए, इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स में, तो उन सब के लिए आपको बहुत सारे करप्शन एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक ढंग से इलाज नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम्स बनते चले गए। अगर आपको इंडस्ट्री वगैरह में कुछ करना है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर बेलने पड़ते थे। तो ये चीज़ें बन गई थी। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, रेड टेपिज्म यहाँ पे आम बात हो गई थी। अथॉरिटेरियन हो गया था कि कोई चेक रखने वाला नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इवन कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का लैक था। ऑब्वियसली यहाँ पर किसी अपोजिशन पार्टी को अलाउ ही नहीं किया गया था। आप देश में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते हो। सरकार यहाँ पर सेंसरशिप लगा के रखती थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पर कुछ नहीं आप कह सकते हो। इवन कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सीक्रेट पुलिस भी थी, जिसको चीका या चीका कहा जाता था। सीक्रेट पुलिस रखती थी, मतलब यूएसएसआर की गवर्नमेंट, कि कोई भी अगर यूएसएसआर की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाएगा, पकड़ के जेल में डाल दो, लेबर कैंप में भेज दो, भगा दो देश से। बहुत यातनाएं दी जाती थी। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हो, सरकार की जैसी मर्जी होगी वो वैसा ही करेगी। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी का सभी जगह पे रूल चल रहा था, माई वे स्काई वे। हमारे जैसे हम जिस तरह से चलाना चाह रहे थे केवल वैसे ही चलेगा, बाकी कोई और सिस्टम नहीं। मतलब पूरे देश के लोगों के प्रति बहुत टाइट कंट्रोल होता था। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, निरंकुश। अथॉरिटेरियन मतलब बेसिकली क्या कहा जाता है? निरंकुश। उसके पावर के ऊपर कोई चेक लगाने वाला नहीं है, और लोगों के प्रति अनअकाउंटेबल है। मतलब लोग सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है? ऐसी स्थिति थी सोवियत सिस्टम के अंदर में। यहाँ पर इवन कि आप देखोगे कि यहाँ पे 15 रिपब्लिक थे ना, तो उसमें से उनको फ्रीडम ही नहीं मिलता था। अगर मान लो कि जैसे लातवी है, अगर वो चाहे कि भाई, वो डिमांड करे कि भाई मुझे तो कुछ अच्छी चीज़ें करनी है, मुझे तो कुछ फ्रीडम दे दो, कुछ तो हम अपने मैटर को खुद से देखना चाहते हैं। जॉर्जिया कहेगा कि मुझे अपने मैटर को खुद से देखना है। नहीं, यहाँ पर जैसा रसिया चाहेगा वैसे ही चीज़ें होंगी। मतलब इन 15 कंट्रीज में आप देखोगे, 15 कंट्रीज है ना, 15 रिपब्लिक, उसमें कौन डोमिनेट कर रहा था? रशिया। रशिया जैसा चाहेगा वैसे ही सारी चीजें होंगी। तो ये कुछ कौन से सोवियत सिस्टम के डिवाइस। यहाँ पर लाइफ बहुत डिफिकल्ट था, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन हो चुका था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ को डोमिनेट कर रही थी, पब्लिक के प्रति अनअकाउंटेबल थी, और सब कुछ को रशिया डोमिनेट कर रहा था। इसमें सबसे जो ह्यूज पावर था वो था रशिया। और क्या दिक्कतें थी? तो देखिए, और दिक्कत ये थी कि आप लग चुके हो यूएस के साथ आर्म्स रेस में। आर्म्स रेस मतलब आप यूएसए के साथ इस होड़ में लग चुके हो कि वो ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएगा कि हम ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। यहाँ पर एक डेटा है, आप चीज़ को गौर करो। देखो, 1945 में केवल यूएसए ने 6 उसके पास न्यूक्लियर वेपन थे। 1950 में, और यूएसएसआर के पास एक भी नहीं है। ठीक है? यूएसएसआर ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन 1949 में बनाया था। तो अब देखो, 1950 तक आते आते 6 से यहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं? 369 तक। और यूएसआर ने भी शुरू कर दिया, वो 5 पे तैयार है। और अगर आप देखोगे, काउंट करोगे, तो यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। और देखो,
यूएसआर बोला कि भाई आप 3000 बना रहे हो, आप 20-20 हज़ार बना रहे हो, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम 200, 200 से 1000, फिर 6000, फिर 11000, फिर 19000, फिर 30000, इवन कि यूएसए को भी सरपास कर दिया था इवन 1980s में। मतलब यूएसएसआर यूएस के साथ रेस लगा रही है कि हम ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तो हम ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। इस चक्कर में क्या हुआ कि आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सोचो, आप कि पैसे नहीं है आपके पास, आप सोशलिस्ट कंट्री हो, आपके पास पैसे नहीं है, और उस थोड़े से पैसे का भी आप यूज़ कर रहे हो वेपन बनाने के लिए। ठीक है? मतलब आप पैसे का फिजूल खर्ची कर रहे हो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, जबकि उस पैसे का यूज़ किया जा सकता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आप अपने रिसोर्सेज का एक तरह से कह सकते हो कि मिसयूज़ कर रहे हो, ठीक है, वेपन बनाने के लिए। तो रशिया में या कह सकते हो सोवियत यूनियन में यही चीज़ें हो रही थी कि यूएस के साथ रेस लगा रहे हैं, और इस चक्कर में हमारे देश की जो जनता है वो बेचारी मर रही है, तबाह है, इकोनॉमिक कंडीशन बेकार है। ये सिस्टम था यहाँ पे, या ये चल रहा था यहाँ पे। और इन सब चीज़ों के साथ और क्या हो रहा है, तो देखिए 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर इन्वेड कर दिया, उस पर हमला कर दिया। आप जानते हो कि अफगानिस्तान जो हमारे पड़ोसी मुल्क भी है, इंडिया से भी उसका बॉर्डर लगता है, और साथ ही साथ यूएसएसआर के एकदम ठीक नीचे का एक कंट्री है, राइट। एंड वहां पर उसने इन्वेड कर दिया। एनसीईआरटी की बात मानोगे तो फिर तो एक लाइन में दे रखा है कि यूएसएसआर ने इन्वेड किया, बट आप चीज़ों को समझ लो कि आखिर क्या, क्यों, इस सब चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो हुआ क्या कि अफगानिस्तान में ज़हीर शाह नाम के वहाँ के राजा हुआ करते थे। ठीक है? ज़हीर शाह। उनको हटाकर वहाँ पर उन्हीं के कज़न दाऊद खान रूलर बन जाते हैं। ठीक है? ज़हीर शाह हैं और फिर उनके भाई मतलब कज़न जो थे, वो वहाँ पे रूलर बन जाते हैं, दाऊद खान। फिर एक साउथ रिवॉल्यूशन होता है। कौन सा रिवॉल्यूशन? साउथ रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। ठीक है? रिपब्लिक कंट्री होने का मतलब वहाँ पे मोनार्की खत्म, अब लोगों के हाथों में सत्ता रहेगी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में सत्ता रहेगी। ठीक है? और एक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी जो लेफ्ट विंग पार्टी थी, वो वहाँ पर सत्ता में आ जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है? और उस देश के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं नूर मोहम्मद ताराकी। ये जो है ताराकी, वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और हाफिजुल्ला अमीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये वहां पर एक पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीडीपी है। उन्हीं के दो फैक्शंस है, दो अलग अलग ग्रुप के। लेकिन इनको क्योंकि मजबूरी था, शासन पावर में आना था, तो इन लोगों ने कोलिशन में सरकार बना ली। ठीक है? इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत डिफर करती थी, बट फिर भी क्योंकि सरकार में रह रहे हैं तो उन्होंने कोलिशन से सरकार बना लिया, और ताराकी साहब वो बन गए प्रेसिडेंट, और अमीन साहब वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। ताराकी साहब ने क्या किया, ठीक है, नूर मोहम्मद ताराकी ने क्या किया कि बहुत सारे रिफॉर्म्स वो लेके आया, क्योंकि ये कौन सी आइडियोलॉजी के थे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे टैक्स रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लोगों को लैंड दिए, साथ ही साथ विमेन को राइट दिए। इस मुद्दे पर गौर करिएगा, विमेन को कई सारे राइट्स दिए। लेकिन जब विमेन को राइट्स दिए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लोगों से लैंड लेकर, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था उनसे लैंड लेकर, जो जिनके पास लैंड नहीं था उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करा गया, कुछ ऐसी ही चीज़ें करी, कई सारे डेवलपमेंट के काम करे गए। तो इन सब से क्या हुआ कि कुछ लोग नाराज हो गए। कुछ जो रैडिकल इस्लामिक लोग थे ना, वो नाराज हो गए। उनको लगा कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसको ये अफेक्ट कर रहा है, राइट, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। मतलब वो ताराकी के इंट्रोड्यूस किए हुए रिफॉर्म से खुश नहीं थे, तो ये लोग, इन लोगों ने हथियार उठा लिया। मतलब बेसिकली ये सरकार को हटाना चाहते थे। ठीक है? और ये जो है ना, इन लोगों को कहा गया मुजाहिदीन, राइट, इनको कहा गया मुजाहिदीन, कहा गया, ये ग्रुप है ना, इनको मुजाहिदीन कहा गया। बेसिकली इनकी बात यही थी कि हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, ये जो आप वुमेन को राइट दे रहे हो, ये जो आप लैंड रिफॉर्म कर रहे हो, जो टैक्स रिफॉर्म कर रहे हो, ये सारी हमें चीज़ें नहीं चाहिए। हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों में ही खुश हैं, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये रेडिकल इस्लामिस्ट, कट्टर जो इस्लामिक लोग होते हैं वो होते हैं। उन्होंने हथियार उठा लिया। अब देखिए अमीन साहब, वो भी इन सब के सपोर्ट में आ गए, और वो बेसिकली चाहते थे कि पावर मेरे हाथ में हो, और अमीन ने प्लान करा कि हम ताराकी को मार देंगे। ठीक है? ताराकी को हम मार देंगे, और उन्होंने ताराकी को खत्म कर दिया। ठीक है? ताराकी की उन्होंने हत्या कर दी, और खुद वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, अब कौन हो गए प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के? हफिजुल्ला अमीन। ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? ये बात पसंद नहीं आएगी यूएसएसआर को। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देखो तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, और उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला एक इंसान अफगानिस्तान में रूलर बना हुआ था, आई मीन प्रेसिडेंट बना हुआ था, नूर मोहम्मद ताराकी, और कई सारे रिफॉर्म्स कर रहा था जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था, और उसको हटा दिया जाता है। इस स्थिति में यूएसएसआर को लगा कि हमारी आइडियोलॉजी खतरे में है। हमारे पड़ोस का एक मुल्क है अफगानिस्तान, यहाँ अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान हमारे पड़ोस पड़ोस का एक मुल्क है। वहाँ पर अगर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो कितना अच्छा था, हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो रही है। बट उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अब खतरा है।
किससे खतरा है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुजाहिदीन के बारे में मैंने बताया है। और आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि मुजाहिदीन को कौन सपोर्ट कर रहे थे? यूएसए। मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक कोल्ड वॉर का एरिना है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कोल्ड वॉर के डिफरेंट अरीनाज है, मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में लड़ाइयाँ हो रही है। जैसे वियतनाम हो गया, क्यूबा हो गया, राइट, कोरिया हो गया, उन सब जगहों पे एक तरह से यूएसए और यूएसआर लड़ा करते थे। उसी प्रकार से अफ़गानिस्तान एक नया बैटल ग्राउंड था, जहाँ पर 2 आइडियोलॉजी के लोग अपनी-अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बचाने के लिए है, और एक तरफ यूएसए जो कि जो मुजाहिदीन से उनको सपोर्ट कर रहा है और अमीन को सपोर्ट कर रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए यूएसएसआर ने क्या किया? अफगानिस्तान पे इन्वेड कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहां पे इंटैक्ट रखना था, उनको बचाना था। लेकिन अमीन साहब तो उनको तो ये से अब सपोर्ट कर रहा था बैकडोर से। जो मुजाहिदीन थे वो अब पावरफुल होते चले गए थे, क्योंकि उनको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो मोनार्कल सिस्टम था उसको सौ रिवॉल्यूशन के बाद खत्म कर दिया जाता है, और वहां पर जो ताराकी हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं और अमीन साहब वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। बट अमीन ने क्या किया? ताराकी को हटा दिया। ठीक है, ताराकी को मार गिराया वहां पे उनके ऑर्डर से उनको मार दिया जाता है। और कुछ लोग जो मुजाहिदीन थे, जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस थे, वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया है? यूएसए आ गया है। तो यूएसएसआर से ये देखा नहीं जाता है, और यूएसएसआर ने फिर अफगानिस्तान में इन्वेड कर दिया। वो कौन सा साल था? 1979। और उसमें उन्होंने उस समय वहाँ पे जो प्रीमियर थे यूएसएसआर के, वो थे ब्रेजनेव। तो उनके अंदर में यहाँ पर इन्वेड कर दिया जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये अफगानिस्तान का इन्वेजन कहलाता है। ठीक है, कहानी आप समझ गए होगे। और इन्वेड करते हैं और अमीन को खत्म करते हैं, अमीन को हटाते हैं, हारते हैं, और उसके बाद बबरा करमाल को यहाँ पर सत्ता मिल जाती है। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान में इन्वेड करके यूएसएसआर ने क्या किया? हफिजुल्लाह अमीन को हटाया, इनको मारा, और फिर उनके जगह पे बबरा करमाल को बैठा दिया जाता है। हालांकि ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते, क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो फिर आगे फिर अलग रूलर्स आते हैं। तो आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा एक बैटल ग्राउंड बन चुका था। हालाँकि इसके इसके कुछ फ़ायदे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप डीपली एनालिसिस करोगे तो इस चीज़ को समझो कि मतलब अपने घर में चीज़ें सही नहीं है। हमारी अपनी इकॉनमी, मतलब यूएसआर की अपनी इकॉनमी बर्बाद होती जा रही है। आप आर्म्स रेस में लगे हुए हैं, आपके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी फ़ेल कर रही है, आपके यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और उस स्थिति में आप केवल अपनी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए दूसरे देश में इन्वेट कर रहे हो। डीपली आप सोचो कि मतलब अपना घर यहाँ पर संभल नहीं रहा है, और दूसरे घर में आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बचाने के लिए जा रहे हो। ठीक है, मतलब अपने घर में आग लगी है, वो तो आपसे संभल नहीं रहा है, दूसरे मोहल्ले में जाकर आप आग बुझा रहे हो। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई यहाँ पर यूएसएसआर ने। मतलब यूएसएसआर ने केवल अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए अफगानिस्तान में 1979 में इन्वेड किया, और ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है। 10 सालों के बाद अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर को निकलना पड़ता है, शर्मिंदगी के साथ बेसिकली निकलना पड़ता है, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा उसे मिलता नहीं है। हालाँकि कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे नुकसान होते हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालाँकि ये सब चीज़ें आपको ये नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप इन सब विषयों के बारे में जानना चाहते हो, तो आप या जानने में रुचि रखते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब लिंक्ड है। क्योंकि फिर आगे जाके इसी जो आपको मैंने बताया मुजाहिदीन, फिर उसी से कई सारे ग्रुप्स निकलेंगे, उसी से इंस्पायर्ड होंगे, फिर अल-कायदा, तालिबान जैसे कई सारे संगठन होंगे, फिर वही उसी से ओसामा बिन लादेन एक निकलेगा अल-कायदा का, जो कि अमेरिका पे अटैक करेगा। 9/11 का अटैक 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर को उड़ा देगा, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड फिर तालिबान जो अभी तक अफगानिस्तान में शासन कर रहा है, और इस साल अमेरिकन फोर्सेज जब वहां से जा रही है, तो फिर तालिबान अब उस अफगानिस्तान के कई सारे एरिया को कैप्चर कर चुका है। कैन यू इमेजिन कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है आज के समय में, जिसके कई सारे इलाकों पे, करीब 50-60% इलाकों पे तालिबान का कब्जा है, वहाँ पे उसकी सरकार का कब्जा नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड बन चुका था, और आज भी हालांकि उसके रिpercussion या आज भी उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। हालांकि आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो अफगानिस्तान हमेशा से सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऊपर देखोगे तो सेंट्रल एशियन, ऊपर रशिया जैसे कंट्रीज उसके साथ मिलते हैं, इधर आप मिडिल ईस्ट से आप कनेक्ट कर सकते हो, नीचे साउथ एशिया से। तो काफ़ी इसके अच्छे जगह पर ये है, और इस कारण से इसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, राइट। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? जो कंज्यूमर गुड्स है उसका शॉर्टेज होने लगा। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1960s तक ना, 1960s तक बहुत अच्छा रहा। ठीक है, 1960s तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो यूएसआर का फॉल होना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, यूएसए बहुत आगे बढ़ रहा है, और उसके बीच का जो गैप है वो तो और ज़्यादा
आप कह रहे हो कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूएसएसआर डाउनफॉल की तरफ चले जाता है। 1960s 70s 80s के बाद तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है यूएसएसआर, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स का शॉर्टेज होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फूड इंपोर्ट्स भी इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि अपने देश में अब फूड भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही चीज़ें? अब सोचो कि भाई अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप लगा रहे हो युद्ध लड़ने में, आप लगा रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में, तो आप आपके जो इंडस्ट्रीज होंगे वो तो बर्बाद होंगे ना। तो इसके कारण से कंज्यूमर गुड्स का शॉर्टेज होता है, प्रोडक्टिविटी फेल होती है, प्रोडक्ट फूड जो इम्पोर्ट्स है वो भी इंक्रीज होता है आपका। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लीडर्स के बारे में कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हम लोग ये देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही थी, किस प्रकार से पॉलिसी चेंज हो रहे थे। सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन। मैंने आपको बताया कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के यही फाउंडर थे, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी के यही लीडर थे। और जब सबसे पहली बार सोवियत रशिया बनता है तो यही लीड करते हैं 1970 से 1924, और फिर सोवियत यूनियन 1929 से 1924 के बीच में यही रूल करते हैं यूएसएसआर और रशिया को। ठीक है, 1917 में आप समझो 1917 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से लेकर 1924 तक यही रूल करते हैं। ठीक है, तो 1917 से तो मतलब रशिया ही था, 1922 में जाकर बना ना यूएसएसआर, तो 1922 से 24 तक ये यूएसएसआर के थे। तो बस बेसिकली आप ये समझो कि 1924 तक मतलब मरने तक यही हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे वहां के, रशिया और यूएसएसआर के। रशियन रिवॉल्यूशन के समय यही लीडर थे, और यूएसएसआर के फाउंडर हेड यही कहे जाएंगे ना, क्योंकि सबसे पहले यूएसएसआर बना 1922 में, तो फाउंडर हेड यही थे। मतलब ये बहुत कठिन समय में इन्होंने लीड किया था देश को। ठीक है, ये एक आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हो ऑथोरिटेशंस हैं। बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित है। प्रैक्टिशनर्स ये बहुत मतलब काफी बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स की आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करना चाहते थे, देश को उसी आइडियोलॉजी के तहत वो ले जाना चाहते थे, और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और आपने सुना भी होगा जैसे इंडिया में सीपीआई पार्टी है, तो सीपीआई जब एक जो उसमें स्प्लिट हुआ था 1964 में, तो आप देखोगे एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट करके एक बनता है। राइट, तो ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे लेनिन की आइडियोलॉजी से लोग प्रभावित होते हैं, और आज भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि लेनिन की आइडियोलॉजी एक कह सकते हो कि वो बहुत कट्टर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के इंसान थे व्लादिमीर लेनिन। 1924 मरने तक वही यूएसएसआर के रूलर रहते हैं, या प्रीमियर रहते हैं, या हेड रहते हैं। उसके बाद आते हैं जोसेफ स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन। स्टालिन 1924 से लेकर 53 तक इन्हीं का शासन रहता है। लेनिन तो कुछ ही साल तक रहे, बट स्टालिन का शासन काफी लंबे समय तक रहता है। लेनिन थोड़े बहुत ठीक भी थे, लेकिन स्टालिन तो बहुत बुरे आप कह सकते हो, डेमोक्रेसी के लिए काफी बुरे थे, क्योंकि एक तरह से इन्होंने क्या किया, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अपने यहाँ पर ले आई। राइट, अपने यहाँ पे वो उन्होंने ले आया था। वो क्या करते थे, लेबर कैंप वो बनाते थे, अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो फिर उसको लेबर कैंप भेज दिया जाता था। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा उनको जेल में भेजा जाता था। सीक्रेट पुलिस तो हालांकि लेनिन के समय से ही थी, चीका जो मैंने बताया, तो स्टालिन के समय ये और ज़्यादा इन्फोर्स कराया उन्होंने। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने करी कि उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोशिश करा। उन्होंने ये भी कोशिश करा कि एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन होगा। कलेक्टिवाइज मतलब फोर्सिबल, कि आप अपने अपने खेत में खेती नहीं करोगे, सारा खेत अब एक होगा, सारे लोग मिलकर खेती करोगे, ये चीज़ें होंगी। तो ये फोर्सफुली उन्हें करवाया। ठीक है, समझ में आ गया, लोग अपने अपने खेत में काम नहीं करेंगे, सारे खेत अब गवर्नमेंट के, और सारे खेत में अब सारे लोग मिलकर खेती करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होंगी, मतलब कलेक्टिवाइजेशन उन्होंने करवाया। उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि सोवियत जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब लड़ा गया, 1939 से 45, मतलब उस समय यूएसआर के जो प्रीमियर थे वो जोसेफ स्टालिन ही थे। तो उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्हीं के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता रशिया ने, या कह सकते हो पर्टिकुलरली यूएसएसआर ने। हालांकि कुछ दिक्कतें भी थी कि उन्हीं के कारण, उन्हीं के इस फोर्स कलेक्टिवाइजेशन, ये जो फोर्सफुल कलेक्टिवाइजेशन है ना, तो इसके कारण फेल हो जाता है, बेसिकली ये चीज़ें चल नहीं पाती, और यहाँ पर फेमिन भी आते हैं। ठीक है, आप देखोगे, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1932 से 33 के बीच में यहाँ पर फेमिन आते हैं, ग्रेट फेमिन आता है रशिया में, कई लाख लोग मारे जाते हैं इस फेमिन में। ग्रेट टेरर, इनके इनके समय का जो शासन था 1930s का, वो ग्रेट टेरर आतंक का समय था। बेसिकली अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती थी, मतलब कि इवन की दूसरे पार्टी को तो वहां पे अलाउ नहीं था, अपनी पार्टी के जो लोग इनके खिलाफ होते थे उन्हीं को मरवा दिया जाता था, पब्लिक की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसी स्थिति थी जोसेफ स्टालिन की। फिर उसके बाद आते हैं निकिता क्रुशेव। क्रुशेव का जो शासन रहता है ना, बेसिकली 1953 से 64 के बीच में रहता है, मतलब स्टालिन के बाद। ठीक है, ये चीज थी। उन्होंने स्टालिन के लीडरशिप के स्टाइल को खत्म करने की कोशिश की, मतलब इन्होंने डी स्टालिनाइजेशन जो होता है ना उसको कोशिश करा, डी स्टालिन
ये जो प्रोसेस है ना, इसको उन्होंने शुरू करा। मतलब स्टालिन ने जो सब चीज़ करा था, जो भी कांड करा हुआ था, जो भी गलत चीज़ें करी थी, उसको ठीक करने का उन्होंने काम करा। कलेक्टिवाइजेशन, जो फोर्सफुली आप कलेक्टिवाइजेशन करोगे, नहीं सब लोग मिलकर खेती करो, एक एक जगह पे खेत नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, निकिता क्रुश्चेव। और हालांकि आपको पता होगा, मैंने ये बताया था, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो उस समय पे निकिता क्रुश्चेव ही यूएसएसआर के प्रीमियर थे। तो ये चीज़ है। उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की कि मतलब हाँ, हम लोग वेस्ट के साथ पीसफुली रहेंगे, ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो ये चीज़ है। हालांकि हंगरी में एक कह सकते हो रिबेलियन हुआ था, ठीक है, हंगरी में रिबेलियन हुआ था। उस समय आप इनको देखोगे कि ये सप्रेस भी करते हैं, मतलब बेसिकली वहाँ पर सोवियत आर्मी को भेजकर वहाँ पर सप्रेस भी करते हैं। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी उन्हीं वही थे लीडर। फिर उसके बाद आते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। ये 64 से 82 के बीच में ये लीडर बनते हैं उसके बाद। और इन्होंने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को प्रपोज किया था कि मतलब एशिया जो है ना, एशिया में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनना चाहिए, जो यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज है उनसे फिर बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने एक डिटॉन्टे फेज जो था ना, उसको उन्होंने एसोसिएट किया। बेसिकली इन्हीं के समय डिटॉन्टे हुआ। डिटॉन्टे बेसिकली ऐसा फेज होता है, मतलब पीसफुल फेज। अमेरिका के साथ काफ़ी इनके समय में, लियोनिड ब्रेजनेव के समय में काफ़ी अच्छे संबंध भी रहे हैं, और अमेरिका के साथ काफ़ी एक तरह से कह सकते हो पीसफुल समय रहा है। अमेरिका के साथ उतने ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें नहीं हुई थी। चेकोस्लोवाकिया में एक रिवेलियन हुआ था, इसको उन्होंने क्रश करवाया था, और इन्हीं के शासन में अफगानिस्तान को इन्वेड किया गया 1979 में, ठीक है। 1979 में अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ था, तो इन्हीं के शासन में किया गया था। इसलिए इसको ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन मतलब ब्रेजनेव प्रिंसिपल, मतलब क्या कहता है कि मतलब जहाँ कहीं भी रिवॉल्यूशन हो, कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने की जहाँ से बात आए, जहाँ पे कम्युनिज्म को के अगेंस्ट में कोई रिबेलियन हो, उसको वहीं पर हटा दो। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके कारण क्या थे, और उसके बाद उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।